नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। क्लास बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1740 to 1956, यूनिट 2, अपराइजिंग ऑफ 1857। ऑन टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के परिणाम। जैसा हमने अपने 2 वीडियो के अंदर पढ़ा कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई 10 मई को। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार की जा चुकी थी, परंतु इसको जो एनफील्ड राइफल के विरुद्ध सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस के कारण हमारे भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी ने की एक चाल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी चाल के अनुरूप कार्य किया और हमारे भारतीयों ने, हिंदू मुस्लिम समाज या सैनिकों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया या इसका प्रतिरोध किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिरोध को बहुत ही हल्के में लेकर के या इस प्रतिरोध को स्वीकार नहीं किया और कोई प्रतिरोध के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। परिणामतः एक यह पूरे भारत में विद्रोह के रूप में, गदर के रूप में, क्रांति के रूप में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, सैनिक विद्रोह के रूप में जाना गया या फिर ये इसने उग्र रूप धारण कर लिया। यह 10 मई से लेकर के 8 जुलाई 1858 तक 14 महीने तक ये क्रांति चली और इस क्रांति का परिणाम अंततः भारतीय राजपूत शासकों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग देने तथा हमारी सेना अप्रशिक्षित होने और या फिर हमारे सैनिकों का सामना नहीं करने के कारण यह क्रांति विफल हो गई। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति या फिर राजपूतों को अपनी ओर सम्मिलित करने या उनसे सहयोग लेने की नीति के कारण यह विद्रोह भारतीय विदेशी हुकूमत को भारत से निष्कासित करने से संबंधित था। लॉर्ड कैनिंग, जो प्रथम वाइसराय बने थे 1857 की क्रांति के समय, को यह पूर्ण आत्मविश्वास हो गया कि यह विद्रोह दबा दिया जाएगा, लेकिन वर्ष भर तक कंपनी सरकार बेचैन अवश्य रही। अंग्रेजी को साम्राज्यवाद तो यथावत बना रहा, परंतु उसे यह आशंका अवश्य हो गई कि भारतवासियों के मन में हमारे ब्रिटिश सरकार की नीतियों और ब्रिटिश लोगों के प्रति घृणा है, अतः भविष्य में उन्हें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ हमें कार्य करना चाहिए और यही कारण उसने परिवर्तन करने के किए। सर्वप्रथम उसने ईस्ट इंडिया 1 नवंबर 1858 की घोषणा की गई और उस रानी विक्टोरिया की घोषणा में बहुत कुछ परिवर्तन किए। ये 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 वर्षीय शासन समाप्त कर दिया। इस विद्रोह का प्रथम एवं प्रमुख परिणाम यह निकला कि कंपनी से सत्ता छीन ली गई और यह सत्ता ब्रिटिश सरकार के या क्राउन के हाथ में आ गई। हालांकि कंपनी ने इसका भारी विरोध किया, परंतु 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी अधिकार कम कर दिए गए और स्पष्ट घोषित किया गया भारत अब इंग्लैंड के क्राउन द्वारा शासित होगा। 15 सदस्यों के एक काउंसिल, अध्यक्ष सचिव होगा जो कि उसके माध्यम से शासित होगा। सचिव इंग्लैंड के मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। 15 सदस्यों की काउंसिल के 8 सदस्य एम्प्रेस द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और 7 कोर्ट डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। भारत के गवर्नर जनरल को वाइस रॉय का पद दिया गया। गवर्नर जनरल को हैसियत से उससे प्रांतों का शासन देखना था और वाइसराय की स्थिति में वह देशी रियासतों में क्राउन का प्रतिनिधित्व करने को कहा गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया और रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा माना गया। 1919 के प्रशासन तक विक्टोरिया की यह घोषणा अपनी प्रमुख भूमिका निभाती रही। घोषणा में विश्वास दिलाया गया कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों न हो,
स्वतंत्र रूप से बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए जिनके लिए वह अपनी विद्या, योग्यता तथा ईमानदारी से करने योग्य हो, हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्त की जाएगी। इस प्रतिज्ञा पर आचरण करने की दृष्टि से 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवर्ष इंग्लैंड के एक प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई और उत्तीर्ण व्यक्तियों को जनपद सेवा अर्थात कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस में भर्ती किया जाने लगा। परंतु इस परीक्षा का लाभ अंग्रेजों को ही मिला। नरेशों को संतुष्ट करने की नीयत से लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रतिपादित गोद ना लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब निसंतान शासक भी पुत्र गोद ले सकते थे और ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में देशी रियासतों का महत्व समझा गया। सैनिक नीति में परिवर्तन किया गया। विस्फोटक मुख्य रूप से सैनिक असंतोष के कारण थे। 1861 के इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों में जातीय उच्चता की भावना प्रखर हुई। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने हैं 1 नवंबर 1858 की घोषणा। यह डिक्लेरेशन एक ऐसा दिखावा भ्रम था, केवल मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ने जो भी नीतियां भारत में लागू की उनको समाप्त कर नई किस प्रकार भारत को हड़पना है, किस प्रकार भारत को प्रशासित करना है, इसका आर्थिक शोषण करना है, टैक्स पर एकाधिकार करना है, ये सारे नियम क्राउन के द्वारा लागू किए गए। और क्राउन ने जो जातीय भेदभाव, जो आर्थिक शोषण, जो धार्मिक परिवर्तन की नीति, जो सामाजिक अव्यवस्था की नीति लागू की, शायद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना कार्य नहीं किया। फूट डालो राज्य करो की नीति उसकी एक प्रमुख थी डिवाइड एंड रूल। परिणामतः हिंदू मुस्लिम जातियों में किस प्रकार फूट डाली जाए, यह ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधियों ने बहुत ही सुगमता से भारत में किया। और भारत में कर अंत में हम देखेंगे कि 14 और 15 अगस्त को भारत को डिवाइड करने में ही उनको शांति मिली। 1858 से 70 तक तो ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं को प्राथमिकता दी। बाद में उसने इस्लाम समाज के हितों को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया। उनकी नीति भारत विभाजन तक बनी रही और इस नीति से 90 वर्ष तक भारत में शासन करती रही। 1904 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, वो तो स्पष्ट ही कहा करते थे कि मेरी 2 आँखें हैं, एक आँख से मुझे दिखता नहीं है, एक आँख से मैं देखता हूँ। जिससे दिखता नहीं है वह, जो मुझे दिखता नहीं है वो हिंदू है, और जिसको मैं देखता हूँ वह इस्लाम समाज है। इस प्रकार वह कहता था कि मेरे 2 बीवियाँ हैं, एक हिंदू और एक इस मुस्लिम। हिंदू को मैंने तलाक दे दिया और मुस्लिम को मैंने अपने पास रखा। इनकी ये नीति जो खुले तौर पे कही जाती थी, उनका उद्देश्य हिंदू मुसलमानों में मतभेद पैदा करना था और उसमें वे सफल भी हुए। शासक व शासित का अंतर मिटाने का प्रयास किया गया। विद्रोह के शांत हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस तथ्य को पहचान लिया कि विद्रोह शासक और शासित के मध्य संपर्क न होने के कारण हुआ। 1860 में सर बॉर्टल फ्रेयर ने अपनी टिप्पणी में व्यक्त किया, विधान परिषद में स्थानीय तत्व नेटिव एलिमेंट्स को सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा विश्वास किया गया कि भारतीयों को विधान कार्य में सहकारी बनाने से शासक भारतीयों की भावनाओं से परिचित हो सकेंगे और आपस में गलतफहमी को दूर करने का अवसर मिलेगा। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 3 भारतीयों को परिषद का सदस्य बनाया गया और वे भारतीय सच्चे अर्थ में तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, परंतु इस बात को स्वीकार किया जाना कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस नीति का परिचायक बन गया। राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ निर्दयता से, जिसे 1857 की क्रांति से दबा दिया गया। इसके संबंध में मजूमदार लिखते हैं, जूलियस सीजर के मारे जाने के उपरांत रोम साम्राज्य अधिक शक्तिशाली बन गया। भावनात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह से सैनिक व प्रशासनिक परिवर्तन तो हुए, परंतु भावनात्मक परिवर्तन भी लक्षित हुए। अंग्रेजों में जातीय उच्चता तो घर कर गई और इसके अलावा इस गदर की समाप्ति पर
अंग्रेजों में स्वामी जाति, मास्टर रेस की भावना प्रखर होने लगी। यह नवीन साम्राज्यवाद, नियो इम्पीरियलिज्म का औचित्य, श्वेत व्यक्ति का बोध, व्हाइट मैन बर्डन के दर्शन और अंग्रेजों की भारत को सभ्य बनाने की भूमिका द्वारा सिद्ध किया गया। इस मास्टर रेस स्वामी जाति भावना से अंग्रेजों और भारतीयों में दिनों दिन खाई चौड़ी होती गई और कभी कभी राजनीतिक विवाद, प्रदर्शन, हिंसा के कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाते। इस प्रकार बच्चों 1857 की क्रांति के परिणाम हमने 3 वीडियो इसके तैयार किए। पहले कारण, फिर इसका स्वरूप, मीन्स नेचर, सैनिक था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, एक जनता का विद्रोह था, फिर आज हमने परिणाम के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बीच में हिंसा का सहारा लिया गया और कंपनी राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया गया। 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन में फिरंगी राज समाप्त करने हेतु अहिंसा को गांधी जी ने शस्त्र बनाया। विदेशी शक्ति को समाप्त करने के लिए लोगों ने जिस वीरता बलिदान भावना का भारतवासियों ने परिचय दिया, इसके लिए वह सदा स्मरणीय रहेंगे। बच्चों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और 3 प्रश्नों पर आधारित है। पहला कारण, फिर स्वरूप और फिर इसका परिणाम, जो इसमें महत्व भी सम्मिलित है। इन तीनों कांडों इन तीनों प्रश्नों का हमें अध्ययन करना है और इसी के माध्यम से यह आपका प्रश्न पूरा हो सकेगा। धन्यवाद।